प्यारे बच्चों नमस्ते। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कारक पढ़ा है। अब कारक के प्रश्नोत्तर हम लोग करेंगे इस पाठ से संबंधित। सबसे पहला जो प्रश्न है, कारक की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। तो कारक की परिभाषा कारक पढ़ाने से सबसे पहले बताया गया था, फिर और मैं रिपीट कर रही हूँ। वे शब्दांश जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य भाग से जोड़ते हैं वे कारक कहलाते हैं। वे शब्दांश जिस तरह से संज्ञा और सर्वनाम का एक दूसरे संबंध बताते हैं वे शब्दांश क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। कारक के कितने भेद हैं? तो इस तरह से आपको यहाँ पर कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है और ये आपको स्वयं करना है। थोड़ा बहुत मैंने बता दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कारक के कितने भेद हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। दूसरा प्रश्न जो है, कारक के कितने भेद हैं? तो बच्चों ये भी पता है आप लोगों को, कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं। उदाहरण सहित इस तरह से आपको लिस्ट बनानी है पूरा। कर्ता ने प्रथम, कर्म को द्वितीया, करण से साथ के अर्थ में, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पेपर और संबोधन हे ओरे। इस तरह से पूरी 6 जो 8 प्रकार के कारक है उनकी लिस्ट बनानी है और उसके आगे उसका विभक्ति चिन्ह भी लिखना है। अगला जो प्रश्न है, कर्म कारक और संप्रदान कारक, इनमें बताना है आपको अंतर। तो ये पहले आपको वीडियो में भी बता दिया गया है कि कर्म कारक का चिन्ह भी को होता है, पर वो किस में? कर्म कारक क्रिया का, कर्म कारक में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। और संप्रदान के लिए क्या होता है? संप्रदान में संज्ञा सर्वनाम के द्वारा कोई और कार्य किया जाता है, उसमें भाव निहित होता है, संज्ञा सर्वनाम से संबंधित होता है, वह होता है संप्रदान कारक। और यहाँ पर कर्म कारक में जो क्रिया का जो प्रभाव होता है, फल, वह इसमें पड़ता है, वह कर्म कारक होता है। जैसे शिक्षक विद्यार्थियों को पंक्तिबद्ध कर रहा है, तो यहाँ शिक्षक विद्यार्थियों को पंक्तिबद्ध कर रहा है, तो यहाँ को है कर्म कारक के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ को किसके लिए आ रहा है? कर्म कारक के लिए, क्योंकि पंक्तिबद्ध कर रहा है, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? विद्यार्थियों पर, कर्म पर पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर को आया है कर्म के लिए। और उसका जो उदाहरण आएगा संप्रदान कारक का, मुझे आज ही राम को किताब देनी है, ठीक है ना। तो मुझे आज ही राम को किताब देनी है, ये उदाहरण देखिए आप। संज्ञा और सर्वनाम पर प्रभाव पड़ेगा, संज्ञा और सर्वनाम द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक आएगा के लिए प्रभाव के कारण। दूसरा है करण कारक और अपादान कारक, इन दोनों में भी अंतर बताना है। करण कारक उसका भी होता है से विभक्ति चिन्ह और अपादान का भी होता है से, पर जो करण कारक है उसका से विभक्ति चिन्ह होता है, किसके लिए होता है? साधन या माध्यम के लिए होता है, या साथ के लिए होता है। साधन, माध्यम या साथ के लिए होता है। और अपादान होता है से का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे मैं उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर रही हूँ आपको, मुझे आज ट्रेन से ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं अपने हाथ से लिखता हूँ, तो यहाँ हाथ से लिखता हूँ, इसमें क्या आएगा? करण कारक, क्योंकि ये कार्य इसके साथ हो रहा है, ठीक है ना। साधन है यहाँ पर हाथ, उसका माध्यम और साधन है, इसलिए यहाँ पर ये करण कारक होगा। और पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पर से अलग होने के अर्थ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक है? अपादान कारक। दोनों का ध्यान रखिएगा, दोनों का ही विभक्ति चिन्ह से होने के पश्चात भी एक करण कारक में उपयुक्त होता है और एक अपादान कारक में होता है। अगला जो प्रश्न है, नीचे दिए वाक्यों में उचित परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भरिए तथा उसके भेद लिखिए। यह आपको स्वयं करना है। पाठ आपको समझ में आ चुका है, समझा चुके हैं। 1-2 उदाहरण मैं बता रही हूँ, उसके पश्चात आपको स्वयं लिखना है। मुझे आज ही हवाई जहाज़ से दिल्ली जाना है, तो यहाँ पर आएगा से। अब से यहाँ पर कौन सा कारक है? से आ रहा है। मैंने से के लिए दोनों बताए थे आपको, करण और अपादान दोनों में से आता है, परंतु यहाँ क्या है? मुझे आज हवाई जहाज़ से, तो हवाई जहाज़ के साथ जाना है,
से साथ और माध्यम के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक आएगा? करण कारक। तो इसी तरह से विद्यार्थियों आपको अगले वाले स्वयं पढ़ने हैं और पढ़ के अपने विवेक से स्वयं करने हैं। जैसे पार्क डैश खेलना मना है, तो पार्क में खेलना मना है। तुम्हें जो कुछ पूछना है मेरे भाई डैश से पूछो। मेरा काम है ऑफिस डैश दिन रात एक करना। आजकल साहित्य डैश पुस्तकें उपलब्ध नहीं है। डैश भाई उधर कहाँ चले, रास्ता तो इधर डैश से है। मैं अपने माता पिता डैश अलग नहीं रह सकता। तो यहाँ पर जो आपको परसर्ग लिखने हैं, परसर्ग के बाद उसका भेद भी बताना है कि यहाँ ये परसर्ग आया है कौन से कारक से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित विभक्तियों को उनके अलग भेद के आधार पर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अर्थात यहाँ पर जो से आ रहा है शब्दांश, उसका दोनों ही रूपों में, अपादान कारक के रूप में भी और करण कारक के रूप में, दोनों में ही आपको उपयोग करना है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, अपादान होगा यहाँ पर मैं कलम से लिखती हूँ और पेड़ से पत्ता गिरता है, ये दोनों ही रूपों में है। अपादान के रूप में तो पेड़ से पत्ता गिरता हो जाएगा और कलम से लिखने के अर्थ में करण कारक हो जाएगा। इसी तरह से को है, को कर्म कारक में भी होगा और संप्रदान कारक में भी होगा। ये हमने पिछले प्रश्न में हम पढ़ चुके हैं। आपको स्वयं को वाक्य बनाने हैं कि उसका अर्थ परसर्ग का समझ में आ जाए कि यहाँ को परसर्ग कर्म के रूप में आया है या संप्रदान के रूप में आया है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 6, नीचे लिखे वाक्यों में से कारकों को रेखांकित कर उनके भेद बताइए। तो ये जो कारक लिखे हुए हैं इनको रेखांकित भी करना है और साथ ही उसका भेद बताना है। सुहाना ने मेज पर ही पुस्तक रखी थी। तो सुहाना ने मेज पर ही पुस्तक रखी थी, क्या होगा? ये आपको स्वयं को ढूंढकर, आपको स्वयं को, क्योंकि कारक आप पढ़ चुके हैं, आपको स्वयं को करना है। लाल किले पर, तो अपने आप जैसे ही इसको देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। लाल किले पर केवल 2 मौक़ों पर ही झंडा फहराया जाता है। मोहन सोहन से मोटा है। चोरों को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया है। विज्ञान ने समय को अपने नियंत्रण में रख लिया है। आज मैं सीढ़ियों से गिरते गिरते बचा। तो इस तरह से ये वाक्य सारे मैंने पढ़ दिए हैं। आपको इनमें से परसर्ग को अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है और उसके पश्चात उसके भेद का इधर नाम लिखना है। खेल में देखिए, कई वाक्य बिना कारकों के भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं उठा, तुम जाओ, नहा कर आओ। ऐसे वाक्यों को विभक्ति चिन्हों के साथ लिखिए। मुझको उठना चाहिए, मैं उठा को हम लोग दूसरे रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, मुझको उठना चाहिए। अर्थात यहाँ पर को जो कर्म कारक है, कर्म का जो परसर्ग है को, वो इसके अंदर छिपा हुआ है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण भी लिखिए। यहाँ अपने आप खुद छांट कर लिखेंगे दोनों तरह के उदाहरण। कारकों का हमारे जीवन एवं बोलचाल में क्या महत्व है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगर कारक नहीं हो तो क्या होगा? राम ने रावण को तीर से मारा, एक वाक्य में बताती हूँ आपके। राम ने रावण को तीर से मारा। अगर इसमें अब परसर्ग हटा दिए जाएं तो वाक्य ऐसा होगा, राम रावण तीर मारा। तो इसका महत्व क्या रहा यहाँ परसर्ग का, और अगर ये नहीं होते तो क्या होता? तो इससे संबंध में आपको एक संक्षिप्त में टिप्पणी आपकी नोटबुक में भी ये करना है। इस तरह से कारक पाठ पूरा हो चुका है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई परेशानी हो, इससे संबंधित कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो अवश्य ही मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दें बच्चों। धन्यवाद बच्चों।